नाज़रीन, अमेरिका के ईरान पर हमले से इजराइल को यह हासिल हुआ है कि इजराइल के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। इजराइल को ये रिजल्ट हासिल हुए हैं कि ईरान के हमले इजराइल के ऊपर बढ़ चुके हैं और इजराइल की इस वक्त शामत आ चुकी है। ईरान ने सही मानों के अंदर इजराइल के अंदर जो है वो तबाही मचा दी है, जहां लीथल ड्रोन्स, अब बकायदा ड्रोन वॉर जो है शुरू हो गई है। लीथल ड्रोन्स इजराइल के ऊपर बरस रहे हैं, 7 मिसाइल जो हैं उनका अंजाम बनकर उनके ऊपर बरस रहे हैं और दुनिया के अंदर ही इनके साथ एक हिसाब किताब का जो बंदोबस्त है वो किया गया है। अब वो जो ऊपर होना है वो तो होना ही है, लेकिन दुनिया के अंदर भी हिसाब किताब का एक बंदोबस्त है वो किया गया है। साथ यमन ने भी अपनी पावर शो की है और यमन भी उसने हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसा हुआ था कि जब इजराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान के जवाबी हमलों में यमन के हमले भी शामिल थे, लेकिन फिर दरमियान में क्या हुआ कि यमन ने अपने हमले रोक दिए क्योंकि ईरान जो है वो अटैक कर रहा था और किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि अमेरिका अटैक उसने किया है तो ये एक पावर शो किया गया। यमन ने भी हमले शुरू कर दिए। हाइपरसोनिक मिसाइल जब वो इजराइल के ऊपर फायर किए, और आप जरा अंदाजा करिए मोर एग्रेसिव स्टेट जो है वो शुरू हो चुकी है। मोर एग्रेसिव स्टेज जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। और इस मजीद एग्रेसिव स्टेज के अंदर नाज़रीन पूरे का पूरा इजराइल शामिल है, जिनमें ज्यादा लिथल, डिस्ट्रक्टिव और ज्यादा तबाही मचाने वाले, ज्यादा नुकसान करने वाले, ज्यादा कैजुअलिटीज करने वाले जो वेपनरी है वो इस्तेमाल की जा रही है। यानी हम ज्यादा एग्रेसिव स्टेज के अंदर आए हैं, जिसमें वहां से मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं और यमन से भी जो मिसाइल हैं वो अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल इजराइल को समझ नहीं आ रही कि कौन सा मिसाइल कहां से आ रहा है। वहां पर ये वाकयात हुए, मिसाइल बरसे से उन्होंने कहा यमन से, ईरान से आए, बाद मुझे नहीं ये यमन से आए हैं। तो इस वक्त इजराइल को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कौन सा मिसाइल कहां से आ रहा है और उनका एयर डिफेंस जो है वो बिल्कुल आज कोलैप्स हो गया है। अब वो रोजाना की बुनियाद पर उसकी कैपेबिलिटी घटती चली जा रही है, डैमेज होती चली जा रही है। आज वो बिल्कुल कोलैप्स हुआ है और इतनी ज्यादा लोकेशंस हैं जहां पर ईरानी मिसाइल आकर टकराए हैं। इस जंग को आप इसी पैमाने में नापते हैं कि मिसाइल जो है वो कितनी लोकेशंस में पेनिट्रेट कर सकें। तो अक्रॉस द इजराइल नाज़रीन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। अक्रॉस द इजराइल कई एक लोकेशंस हैं जहां पर मिसाइल आकर टकराए और एक बार फिर तल अवीव और हाइफा ये सारे निशाना बने हैं। तेजी के साथ ये शहर दो जो बड़े हैं ये खंडर बनते चले जा रहे हैं और आज उन्होंने एश्कलोन को भी निशाना बनाया है, एशदोद को भी निशाना बनाया है और ये पूरी स्ट्रेटजी के तहत जंग लड़ी जा रही है। और इन दोनों को निशाना बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि नाज़रीन हाइफा को वो हिट कर रहे हैं और हाइफा से जो नेवल ट्रैफिक है वो इजराइल ने उसके जो बैकअप के तौर पर एशदोद और एश्कलोन की बंदरगाहें हैं। तो अब ईरान की जानिब से उन बंदरगाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि अगर इनकी ट्रैफिक वहां भी जाएगी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। पहले उन्होंने हाइफा, और चूंकि हाइफा की अहमियत बहुत ज्यादा है इसलिए सबसे पहले उन्होंने हाइफा को हिट किया और उसके बाद अब इन बेस जो नेवल पोर्ट्स हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं और स्ट्रेटेजिक बेसेस, स्ट्रेटेजिक जो इजरायली साइट्स हैं उनको इस वक्त जब वो हिट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक से मुराद होता है यानी हर कंट्री के पास जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक साइट्स होती हैं, वो उस वक्त इस्तेमाल होती है जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, यानी वो उनकी समझ लेके एग्जिस्टेंस की जमानत होती है, वो उनका सबसे बड़ा हथियार होती है। तो अगर वो आप हिट कर देते हैं तो इसका मतलब उनके पास इससे पीछे कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब आप जरा अंदाजा करें जो अमेरिका ने हमला किया और जो ट्रंप ने आकर बड़े तकब्बुराना अंदाज के अंदर स्पीच की और वो आपको बता रहे हैं कि अमेरिका का तरीकाकार है जब इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो वो रेड कारपेट बिछाया जाता है और फिर आगे जनाब वो आकर, जैसे उसामा बिन लादेन की अनाउंसमेंट ओबामा ने की थी, वो पीछे से चल के आ रहा है जनाब एक रेड कारपेट के ऊपर आगे वो अनाउंसमेंट कर रहा है। तो इसी तरह ट्रंप साहब जो है वो रेड कारपेट के ऊपर चलकर आ रहे हैं, साथ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, और जेडी वैंस है, और आकर बता रहा है कि देखो हमने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की और हमने महीनों इसकी तैयारी की और फलाना किया फलाना किया। मुझे जरा ये बता दीजिए कि अमेरिका ने इस हमले से अचीव क्या किया। इस हमले से अब आप ये बातें खुलकर अमेरिका में भी हो रही हैं, हर तरफ हो रही हैं कि एक पहले तो लगा अमेरिका हमला कर गया, ओ भाई क्या हमला किया जरा बताएं तो सही, रिजल्ट्स क्या है। मिसाल के तौर पे क्या उनका न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हो गया? तो ईरान का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि अब ये तो कंफर्म रिपोर्ट्स आ गई हैं कि ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो यानी कि हम बात कर रहे हैं यूरेनियम, जो अफजूदा यूरेनियम है, वो उन्होंने वहां से निकाल ली थी। तो उनका न्यूक्लियर एक तो ओवरऑल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो फैसिलिटी तबाह नहीं हुई, सिर्फ जो सरफेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है डेफिनेटली वो तो तबाह होना ही था, जो सरफेस का तो मामला नहीं, असल तो वो नीचे वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सका और वो वहां से यूरेनियम भी ले गए थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या ईरान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, ऑफेंसिव से मुराद यह है कि मिसाइल और ड्रोन्स फायर करने की जो कैपेबिलिटी है ईरान के ऊपर, क्या वो डिस्ट्रॉय हुई है? चलें डिस्ट्रॉय छोड़ दें, वो डैमेज भी हुई है, उसको 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा।
यानी बिल्कुल 1% भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अच्छा अब अमेरिका आ गया तो हम अपने हमले स्लो कर दें, बल्कि उन्होंने हमले जो वो तेज कर दिए हैं। यानी कि इस हमले का जो अमेरिका ने किया उसका एक और रिजल्ट ये निकला है कि ईरान ने अपनी पेस बढ़ा दी है। और इस हमले के साथ फिर एक और चीज आप देखें कि इजराइल और ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म और बड़ा है, वो और ज्यादा जो है वो आइसोलेशन के अंदर गए हैं। ट्रंप के ऊपर जो है वो अंदर से ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, और आलमी सतह के ऊपर और रीजनल सतह के ऊपर ईरान की जो सपोर्ट है वो उसको ज्यादा हासिल हुई है। ठीक है ना, ईरान की सपोर्ट में अमेरिकी हमले के बाद जो है ना वो सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तो आप यूं समझिए कि अब जो है वो ईरान का ज्यादा अपर हैंड है इस जंग में, ईरान का जो है ज्यादा अपर हैंड है। अब आप देखिए अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ है। अब ईरान तो हमले करता चला जा रहा है और अपने हमले जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। अब अमेरिका ने यह दावा किया कि हमने न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर दिया है। अच्छा, अब वो दोबारा से ईरान पर हमला किस जवाब के साथ आकर करेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि मसला सिर्फ न्यूक्लियर का है, तो न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब ईरान पर हमला किसे? तो अब अमेरिकन को ट्रंप साहब ये बताएंगे कि वो इजराइल को बचाने जा रहा है, क्या वो अमेरिकन को ये बताएगा? तो इस हमले, ये भोंडा जो हमला अमेरिका की जानिब से किया गया है, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उन्होंने ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की। असल चीज तो ये थी ना कि अमेरिका आएगा इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी तक जहां पर हम खड़े हैं ईरान का कोई नुकसान अमेरिका जो वो नहीं कर सका। और ईरान की ये जो फायरिंग कैपेबिलिटी है ये अक्रॉस द वर्ल्ड अब हम इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अमेरिका के भी एनालिस्ट यही बात कर रहे हैं। एक तो वो फॉक्स न्यूज वाले हैं जो जुमे वाले दिन कह रहे थे कि ईरान के पास ये सिर्फ 2 दिनों का जखीरा रह गया है। ये जुमे वाले दिन फॉक्स न्यूज के ऊपर बैठे एक्सपर्ट जब वो कह रहे थे 2 दिनों का जखीरा जब वो रह गया है ईरान के पास, इतनी ज्यादा इनकी मिसकैलकुलेशन। तो दुनिया भर के एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि ये ईरान का जो मिसाइल आर्सेनल है ना वो खत्म होने वाला नहीं है। तो मुझे बताइए, ये तो इजराइल के ऊपर तो मिसाइल बरसते रहेंगे, बल्कि वो ज्यादा स्टेजेस के ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा अग्रेसिव स्टेजेस के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर इजराइल का क्या बनेगा? इजराइल के पास क्या एग्जिट स्ट्रेटजी यहां से है? अच्छा, तो अब नाज़रीन कल हम ये देख रहे थे कि ईरान की जानिब से ये बात सामने आई कि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि उनका जो प्राइम गोल है वो इजराइल ही रहेगा। अमेरिकी हमले के बावजूद उनका जो प्राइम गोल है वो इजराइल रहेगा। इजराइल को शिकस्त देना और इजराइल को मुसलसल अंडर फायर रखना, मुसलसल के उनके ऊपर मिसाइल और ड्रोन्स उनके ऊपर फायर हो रहे हैं, ये उनका प्राइम फोकस है। उनके मुताबिक अगर इजराइल को शिकस्त दे दी जाती है तो यही असली अमेरिकी शिकस्त है, और जो इजराइल है वही असली ओरिजिनल बेस है अमेरिका की, यहां पर वही असली उसका हवाई अड्डा है। तो अगर उसको हम हिट कर देते हैं तो फिर अमेरिका डेफिनेटली उसके यहां पर रहना जब वो बिल्कुल समझ लेके खत्म हो जाएगा। अमेरिका को ये रीजन जब वो लीव करना पड़ेगा, तो सारी फोकस, सारी सपोर्ट जब वो इजराइल के ऊपर लगा के रखनी है। और अमेरिका तो और एक और प्रॉब्लम के अंदर है, एक और टेंशन के अंदर है। अब जब तक ईरान हमला नहीं करता, अमेरिका को यही टेंशन लगी रहेगी कि पता नहीं ईरान क्या करेगा, कितना बड़ा हमला करेगा, कब करेगा, सुबह करेगा, शाम करेगा। अब वो लेबनान से, टर्की से, इराक से, आगे पीछे जनाब अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, अपने नेशनल्स हैं, उनको निकाल रहे हैं। लेवल 4 जो इमरजेंसी है वो उन्होंने लागू कर दी है। अब जो गल्फ के अंदर उनकी बेसेस हैं वहां से वो खाली हो रही हैं, वहां से जो जंगी हथियार हैं वो लीव कर रहे हैं, और इसी तरह पर्शियन गल्फ के अंदर भी यानी वो अपने एसेट्स को वहां से निकाल रहे हैं। तो अमेरिका को मसला, ईरान को क्या मसला है? वो तो कह रहे हैं अभी हम हमला करेंगे, अच्छा जी हम वहां पर हिट करेंगे, हमें पता है कि B-2 बॉम्बर्स कहां पर खड़े हैं, हमें पता है कि नेवल एसेट्स कहां पर खड़े हैं। तो ईरान को क्या मसला है मुझे बताइए? ईरान तो इजराइल के ऊपर हमले करता चला जा रहा है और साथ कह रहा है कि अभी हम अमेरिका पर हमला करेंगे, अभी करेंगे। तो डिफेंसिव पोजीशन में तो अमेरिका है सबसे पहले, तो वो अब वहां पर डिबेट यही है कि ईरान कब हमला करेगा, कैसे करेगा, वो जनाब इस सूरत हाल के अंदर जब बैठे हुए हैं। तो वही बात जो अमेरिकन उनके अपने एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स भी कह रहे थे कि ट्रंप साहब जब एक बड़ी बेवकूफी करेंगे अगर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। तो अभी तक ये एक बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है। और देखिए अगर ट्रंप इस जंग को मजीद आगे बढ़ाता है फिर क्या अचीव कर लेगा, और क्या जमीनी फौज यहां पर भेजेगा? रिजीम चेंज जमीनी फौज के बगैर नहीं हो सकती, जितनी मर्जी बमबारी कर लें, रिजीम चेंज जमीनी फौज के बगैर नहीं हो सकती। तो जमीनी फौज यहां पर उतारेगा। इनके साथ वियतनाम में क्या हुआ, अफगानिस्तान में अभी ये वहां से विड्रॉ हुआ, कैसे विड्रॉ हुआ आप सबको पता है, हमें पता है, हमने भी वो सारा कवर किया था किस तरह विड्रॉ हुआ। तो ये आज का ईरान है, और उधर से रशिया निकल का हम तो न्यूक्लियर देने के लिए तैयार हैं। तो वो बात भी दरमियान में, अगर न्यूक्लियर आ गया तो फिर ये क्या करेंगे? तो इस वक्त ईरान का अपर हैंड हो चुका है, अमेरिका ने सिर्फ एक ब्लंडर किया है, और इस वक्त इजराइल जो है वो एक चौक में लगा हुआ घंटा बन चुका है, जिसको जो चाह रहा है आके बजा रहा है। और इधर आप जरा देखिए दुनिया में क्या हो रहा है कि स्पेन ने कहा है कि वो फिल फॉर यूरोपीय यूनियन को ये प्रेशर करने जा रहे हैं कि वो फिल फॉर ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल के साथ कैंसिल करें।
और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो हम इन तमाम महीनों के अंदर डिस्कस करते रहे कि गजा को जिसने गजा का मसला समझा वो नुकसान उठाएगा, ये सबका मसला है। गजा में अगर सिक्योरिटी नहीं तो किसी की सिक्योरिटी नहीं। अब वो समुद्रेज ने जो बात की कि गल्फ और ये मगरबी जो रियासतें हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये हमें पैसे दें जो हम ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर यूं ही का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। और उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इनको अब इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि गजा का मसला सिर्फ गजा का नहीं है, ये जो ईवल है ना, ये सब तक पहुंचेगी। तो इसलिए इसराइल को रोकना हर सूरत में जरूरी है। पहले स्पेन की स्टेटमेंट्स देखिए। वी विल आस्क यूरोपीय यूनियन टू अप्रूव इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट विद इजराइल। वी विल आस्क यूरोपीय यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स टुडे टू से नो टू वॉर एंड यस टू डिप्लोमेसी। ठीक है, ये आज बड़ा गैर मामूली यूरोपीय यूनियन का इजलास होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो दबाव डाल रही हैं कि इजराइल के साथ ट्रेड एग्रीमेंट खत्म किया जाए। और ये जो यूरोपियन रियासतें ईरान के साथ राब्ता कर रही है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मैक्रोन का ईरानी सदर के साथ राब्ता करना कोई मामूली चीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि इजराइल तो ईरान को ईवल पोर्ट्रे कर रहा है, दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। तो जब सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला हो रहा था तो क्या यूरोपियन रियासतें इसी तरह सद्दाम हुसैन से या मुअम्मर गद्दाफी से राब्ता कर रही थी? तो दुनिया के सामने चीजें वाज़ेह हैं। और जरा यूएई के जो प्रेसिडेंट है वहां से जो स्टेटमेंट आई उनके ऑफिस से, समुद्रेज इंसॉलेंस हैज रीच्ड द पॉइंट ऑफ गल्फ, जर्मन, फ्रेंच एंड ब्रिटिश फंडिंग फॉर इजराइल वॉर ऑन ईरान। तो अब इनको अंदाजा हो जाना, अब वो कह रहे हैं कि गल्फ तक ये इजराइल और समुद्रेज की जो सारी है ना वो यहां तक भी पहुंच चुकी है। तो इनको अंदाजा होना चाहिए। और इसीलिए जिसने गजा का मसला समझा उसने नुकसान उठाया। अब देखना रीजन में कहां तक मामला चले गए। क्या गजा का मसला सिर्फ गजा तक महदूद रहा? आज वर्ल्ड वॉर के दहाने के ऊपर हम खड़े हुए हैं, आज ग्लोबल इकोनॉमी हिट होने के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। अगर अगले घंटों में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? और ये जंग अगर मजीद आगे फैल गई तो क्या होगा? तो गजा को अगर रुका देते तो ये जंग कभी ना होती। तो इसलिए आज जो ईरान को ईरान का मसला समझेगा वो भी उसी तरह से जब नुकसान उठाएगा। तो ये सारी डिस्कशन जारी है और दुनिया इस बात को अंडरस्टैंड कर रही है। अब मैं आपके सामने ईरान के होने वाले हमले और यमन के जो होने वाले गैर मामूली हमले हैं जिन्होंने इस वक्त इसराइल को लर्जा दिया, इसराइल का हुलिया बिगाड़ दिया है, जो भी आप अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करें वो सारे मौजू हैं। इस तरह की तबाही ना इसराइलियों ने देखी और मैस इवैक्यूएशन वहां पर हो रही है। मैस यानी थाउजेंड्स ऑफ इसराइली जो हैं वो वहां से तेजी के साथ लीव कर रहे हैं। जिनके पास ऑप्शंस हैं वो तेजी के साथ वहां से लीव कर रहे हैं। कोई बसेस के जरिए मिस्र जा रहा है, कश्तियों के जरिए जब वो साइप्रस जा रहा है। अब आप जरा देखिए, बेन गोरियन एयरपोर्ट को वो कह रहे हैं कि हमने स्ट्रक किया है, एंड द बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर इसको हमने हिट किया है, एंड द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एक नहीं कई एक सेंटर्स को हिट किया गया। ये बड़ा लिथल हमला आज उन्होंने किया है। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं, बड़े की जो उनकी साइट्स है वो हिट हुई हैं। ये 20वीं वेव है, 20वीं लहर है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की। सक्सेसफुली टारगेटेड 3 ऑफ द इजराइल्स एनिमी स्ट्रेटेजिक सेंटर्स, 3 उनके जो स्ट्रेटेजिक सेंटर्स हैं उनको कामयाबी के साथ ईरान हिट करने का दावा कर रहा है और ईरान ने उसका एयर डिफेंस ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, रिकवर कर रहा है। हरमीज 900 ड्रोन जो है वो सेंट्रल ईरान में ईरान के एयर डिफेंस ने गिराया, यानी यहां उनके मिसाइल आगे पेनिट्रेट कर रहे हैं और बड़ी तबाही मचा रहे हैं और उधर ईरान का जो एयर डिफेंस है वो रिकवर कर रहा है। और इसके अलावा इजरायली मिलिट्री कमांड ये कह रही है कि हमने आइडेंटिफाई किया है मिसाइल लॉन्च हुए ईरान से और तल अवीव के अंदर साइलेंस और धमाके सुने जा रहे हैं। और फिर ईरान क्या कह रहा है, बड़ी दिलचस्प बात वहां पर हुई, वहां पर धमाके हुए, उन्होंने लगा कि ये ईरान की जानिब से 21वीं जो लहर है वो फायर कर दी गई है, 20वीं के बाद 21वीं। तो ईरान ने कहा कि हमने 21वीं वेव अभी तक फायर नहीं की, एंड द ऑपरेशन कैरिड आउट मिनट्स अगो दैट वाज फ्रॉम यमन अगेंस्ट टारगेट्स इन ऑक्युपाइड टेरिटरी। वो जरा पूरे इजराइल में साइलेंस बजे। उन्होंने कहा जी वो ईरान ने 20 से 21वीं लहर भी फायर कर दी है। वो मतलब नहीं, अभी ईरान ने नहीं किया, ये यमन की जानिब से किया गया। तो ये बिल्कुल चौक में लगा हुआ घंटा जिसका जो चाह रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट है बड़ा कि यमन के हमले दोबारा शुरू हो चुके हैं और यमन ने अनाउंस किया है कि वो किसी भी वक्त अमेरिकी जहाजों को भी निशाना बनाएंगे। सायरन साउंडिंग नॉन स्टॉप। इजरायलियों की हालत इस वक्त वीडियोस में भी सामने आ रही है, जो ये शेल्टर्स के अंदर जनाब फंसे हुए हैं और अब ये सुबह शाम वहां इनकी नींदें पूरी नहीं हो रही और ये अपने घरों में अब नहीं सो रहे, अब ये शेल्टर्स के अंदर ही सो रहे हैं। नॉन स्टॉप कह रहे हैं, सायरन्स बज रहे हैं अक्रॉस द इजराइल। कितना मतलब पूरे के पूरे इजराइल के अंदर, विद एक्सप्लोजन्स हर्ड थ्रू आउट द एरिया। साथ धमाके जो हैं वो पूरे इजराइल के अंदर धमाके सुने जा रहे हैं। कितनी बड़ी कैफियत है जिसको हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। कितनी बड़ी ये तबाही है जो ईरान ने इजराइल के अंदर मचा दी है कि थ्रू आउट द इजराइल जो वो कह रहे हैं धमाके सुने जा रहे हैं। ये इन्होंने जंग मुसलत की है।
रिपोर्ट्स ऑफ मिसाइल्स फॉलिंग इन एटलीस्ट 7 एरियाज इन अश्कलान, सफेद एंड इशदोद। सफेद को पहली बार इन्होंने निशाना बनाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, यहां पर उनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं। और ईरान ये जो नॉर्थ को निशाना बना रहा है उसकी एक और अहमियत है, क्योंकि जो सीरिया और लेबनान से हमले होने हैं उसके लिए जो इनका कमांड सेंटर है, उसके लिए जो इनकी सारी मिलिट्री साइट्स हैं वो यही वाली हैं जिनको ईरान हिट कर रहा है। तो उनको सीरिया जैसे मेरून बेस है, अब जैसे ये सफेद है, तो यहां पर इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो ईरान इनको भी हिट कर रहा है ताकि इनकी सर्विलेंस, इनकी कम्युनिकेशन और इनकी लॉजिस्टिक जो वो मुतासर हो सकें। और इसके अलावा एश्कलोन और इशदोद दोनों को निशाना बनाया गया। ये हाइफा के बाद उनकी दो आप कह लें कि बैकअप के ऊपर जो बंदरगाहें हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हाइफा हिट होती है तो हम इधर से, तो वो इशदोद और एश्कलान दोनों को ईरान ने अब हिट करना शुरू कर दिया। तो पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत, यानी ऐसा नहीं कि अंधाधुंध वो आकर हमलावर हो गए, पूरी स्ट्रेटजी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटजिक लोकेशंस इन साउथ लाइकली हिट, इजरायली मीडिया साउथ के अंदर जो उनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो भी हिट हुई है। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन अल-कुदस एंड हशफिला का ये इलाका है, और अल-कुदस के अंदर इनकी मिलिट्री साइट्स हैं, इनकी सेटलमेंट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब वो ये मिसाइल जाते हैं ना, तो इराक वाले भी देखते हैं, वो वीडियोस इराक से आ रही होती है, फिर आगे लेबनान वाले भी देखते हैं, जो नॉर्थ में हिट होते हैं ना मिसाइल, वो लेबनान वाले भी देखते हैं, और वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनी भी देखते हैं, जो मिसाइल वहां पे आ जा रहे हैं ना, तो वो फलस्तीनी भी देखते हैं। एडिशनल मिसाइल साल्वो वाज आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईरान, दिस टाइम टुवर्ड नॉर्थ। पूरे का पूरा इजराइल उन्होंने निशाने पर ले लिया, यानी ये रिजल्ट्स हैं जो अमेरिका ने हासिल किए हैं। नतीजा ये निकला कि इजराइल के ऊपर हमले तेज हो गए, ज्यादा अग्रेसिव स्टेज ईरान की उस तरफ चला गया। ये सारा रिएक्शन अमेरिकी हमले का है जो इजराइल के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। अबाउट 4 मिसाइल साल्वोस वर लॉन्च्ड अक्रॉस इजराइल। 4 मिसाइल साल्वो कह रहे हैं कि ताजा तरीन पूरे के पूरे इजराइल पर फायर हुए हैं, यानी 4 मिसाइल नहीं, मिसाइल साल्वोस, हर साल्वो में 5, 10, 15, 20, 25 मिसाइल हो सकते हैं। सायरन साउंड अगेन इन द नॉर्थ। अब वो यही सिलसिला है, इधर सायरन रुके, फिर बच गए, धमाके हुए, रेस्क्यू टीम्स गई, फिर उधर धमाका हो गया, बस वो यही कुछ इस वक्त इजराइल में चल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर एक चीज वहां पर बंद हो चुकी है, और तेजी पैनिक है, जैसे ये कॉलोनी होता है ना कोलैप्स कर रही है, तो तेजी के साथ वो वहां से निकल रहे हैं। Another salvo of missiles was identified toward the center of the Al-Quds. फिर मजीद हमला। Another salvo of missiles was also identified being fired toward the south. इधर जेरूशलम में, फिर दोबारा साउथ की तरफ, फिर एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द अल-कुदस, धमाके बकायदा। यानी आप इसको नोट करें कि जहां जहां पर ईरान हमला करना चाह रहा है वो हमला कर रहा है, चाहे वो जेरूशलम में इनकी बेसेस हो, चाहे वो तल अवीव हो, चाहे वो हाइफा हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो बंदरगाहें हो। तो और मुझे बताइए, ये इजराइल की तबाही और शिकस्त नहीं तो और क्या है। और वो कल कह रहे थे कि हमने इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी तबाह कर दी। इजरायली एयरफोर्स कल ये दावा कर रही थी कि हमने ईरान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी तबाह कर। कल इन्होंने 10 ईरान के शहरों पर हमला किया है। तो ईरान के मिसाइलों का रुकना, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या वो रुक सकते हैं या नहीं, इजराइल उनको तबाह कर सकता है या नहीं, और इजराइल का एयर डिफेंस कितना काम करता है। इस वक्त 10 लेयर्स हैं जिसमें एयर डिफेंस काम कर रहा है। 10 लेयर्स में से ईरानी मिसाइल गुजर रहे हैं, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। और सायरन साउंड इन वेस्टर्न अल जलील। अच्छा, ये अब गुलान हाइट्स और जलील और इधर सायरन बजते हैं ना, धमाके होते हैं, इनको ये भी लगता है कि हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, ये भी इनको लगता है। न्यू मिसाइल डिटेक्टेड इन रूट टू इजराइल, और वो कह रहे हैं कि वी बिगेन इंप्लीमेंटिंग द 9th and 10th स्टेजेस ऑफ द ड्रोन अटैक बाय लॉन्चिंग डजन्स ऑफ ड्रोन्स टुवर्ड द इजराइल। अब ईरान की आर्मी एक और बात बता रही है, वो कह रहे हैं कि हमने, एक तो मिसाइल वेव है ना, अब वो कह रहे हैं कि हमने जो ड्रोन्स वॉर है उसमें भी अगली स्टेज हमने शुरू कर दी है। 9th और 10th स्टेज जो है वो हमने फायर की है, ड्रोन्स की प्रॉपर जंग जो है वो शुरू हो गई है। और ईरानियन आर्मी ये कह रही है कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स हिट दैट डेजिग्नेटेड टारगेट्स। अब ईरान ने यह भी सलाहियत नाज़िन हासिल कर ली है कि वो प्रिसाइजली जाकर हिट कर सकता है, यानी बिल्डिंग के अंदर कमरा, कमरे के अंदर खिड़की, खिड़की में से ड्रोन गुजर कर अंदर जो बंदा मौजूद है उसको हिट कर सकता है। ये ईरान ने करके दिखा दिया है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो ड्रोन्स हैं उसमें से 60-70% जो है वो अपने टारगेट्स को जाकर हिट किए हैं। मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड द नॉर्थ वर डिटेक्टेड। और फिर एक इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है कि हाइफा के अंदर हमला हुआ, ना सायरन्स बजे, ना कोई वार्निंग्स हुई, ना वो मिसाइल डिटेक्ट हुए, ठीक है ना, वो डिटेक्ट भी नहीं हुए, वो सायरन्स भी नहीं बजे, वो पूरी की पूरी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कोलैप्स कर गई है। 10 लेयर्स हैं, और जो पहली डिटेक्शन है वो पर्शियन गल्फ के अंदर होती है। ये तो बड़ा अजब वाकया हुआ है। इसका मतलब ईरान के पास अभी भी कुछ सरप्राइजेस पड़े हुए हैं। पर्शियन गल्फ के अंदर पहली डिटेक्शन होती है, फिर पूरे रीजन में उनके रेडार्स हैं, उनके सारे लॉजिस्टिक्स और सिस्टम यहां पर डिप्लॉयड है। इस वक्त अमेरिका की सारी ताकत मिडल ईस्ट में डिप्लॉय है। उनके 4 के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर खड़े हैं,
सारी ताकत उन्होंने अपनी यहां पर लगा दी है। ईरानी मिसाइल डिटेक्ट ही नहीं हुए, ना सायरन बजे, वो डायरेक्टली आकर धमाके हुए। यानी जो ईरान मिसाइल फायर करता है वो फौरी डिटेक्ट हो जाता है कि ईरान ने मिसाइल फायर कर दिए और आगे कन्वे कर दिया जाता है, पता ही नहीं चला। अब आप देखें, द इजरायली आर्मी इन्वेस्टिगेशन इनटू द रॉकेट दैट फेल इन हाइफा विदाउट वार्निंग, Iranian missiles warhead was not detected. Air Force surveillance system failed to detect the Iranian missiles, leading to series of failures. कितनी बड़ी बात है मुझे बताइए, पूरी ताकत इजराइल की एक्सपोज होकर रह गई है। वो कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ फेलियर्स इजरायली एयरफोर्स के हुए हैं, यानी कि वो जो हाई रेटेड एयरफोर्स है उसका भी कबाड़ा हो गया। आर्मी से देना, अब कहेंगे इजरायली एयरफोर्स बड़ी एयरफोर्स है, और भाई जरा उनका F-35 और इधर Su-35 का जरा सामना हो तो पता चले। उनका F-35 और आगे से कुछ भी नहीं जी, इजराइल बहुत, उसकी एयरफोर्स बहुत तगड़ी है, जरा सामना करें ना पता चले। और एयरफोर्स के अभी नहीं है ईरान की, उसके बावजूद उन्होंने इनके F-35 गिराए और अपने एयर डिफेंस गिराए, रशियन एयर डिफेंस नहीं गिराए या चाइनीज से नहीं, अपने एयर डिफेंस जो उन्होंने खुद बनाया। तो जरा सामना तो ना F-35 और Su-35 का तो पता चले भाई तगड़े क्या हैं, तगड़े लेबनान के ऊपर तगड़े हैं, जहां जाते बम गिरा देते हैं। तो आप कह रहे हैं सीरीज ऑफ फेलियर हुए इजरायली एयरफोर्स के। Army's investigation revealed that the missile was not detected. Thus, no interception means were fired at it and the sirens were not activated. ना sirens बजे ना कुछ भी नहीं हुआ और डायरेक्टली आकर धमाके हुए जिसमें ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। The Army's updated investigation into yesterday's Iranian missile strike on Haifa reveals a serious flaws. संजीदा तरीन फ्लॉज हैं और इससे इजराइल के अंदर खौफ और ज्यादा बढ़ा है। अब उनको यह है ना कि भाई हम बैठे हुए हैं, सायरन बजेंगे तो शेल्टर में चले जाएंगे। अब यह भी नहीं है, वो बैठे हुए हैं अपने जहां भी घरों में, जिधर भी अपार्टमेंट्स में, तो सायरन नहीं बजेंगे, धमाके होंगे। ये एक नई चीज यहां पर हुई है। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल और तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला भी दरमियान में है, रशिया में जो मुलाकात हो रही है वो भी दरमियान में है। ये सारी तफसीलात आपके सामने अगली वीडियोस में रखते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।